राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान हरे की कृपा आप सभी पर बनी रहे। और आज हम सुनेंगे कि भाग्य का लिखा कौन बदल सकता है। तो आइए, भाग्य के ऊपर मैं एक कहानी लेकर आई हूँ, तो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक बहुत ही ज्ञानी पंडित जी थे। वह अपने एक बचपन के घनिष्ठ मित्र से मिलने के लिए किसी दूसरे गांव में जा रहे थे, जो कि बचपन से ही गूंगा और एक पैर का अपाहिज था। उनका जो मित्र था वो एक पैर का अपाहिज और गूंगा था। उसका गांव काफ़ी दूर था और रास्ते में कई और छोटे छोटे गांव भी पड़ते थे। पंडित जी अपनी धुन में चले जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला, जो कि दिखने में बड़ा ही हष्ट पुष्ट था। वह भी पंडित जी के साथ चलने लगा। पंडित जी ने सोचा कि चलो अच्छा ही है, साथ साथ चलने से रास्ता जल्दी कट जाएगा। पंडित जी ने उस आदमी से उसका नाम पूछा, तो उस आदमी ने अपना नाम महाकाल बताया। पंडित जी को यह नाम बहुत अजीब लगा, लेकिन उसके नाम के विषय में कुछ भी पूछताछ करना उचित नहीं समझे। वो धीरे धीरे चलते रहे। रास्ते में एक गांव आया। महाकाल ने पंडित जी से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक संदेश देना है। मैं तुमसे आगे मिलता हूँ। तभी पंडित जी ने कहा कि ठीक है, कहकर पंडित जी अपनी धुन में आगे चलते रहे। तभी एक भैंसे ने एक आदमी को मार दिया, और जैसे ही भैंसे ने आदमी को मारा, लगभग तुरंत ही महाकाल वापस पंडित जी के पास पहुंच गया। चलते चलते दोनों एक दूसरे गांव के बाहर जा पहुँचे। वहाँ एक छोटा सा मंदिर था। वहाँ ठहरने की व्यवस्था ठीक ठाक लगी, क्योंकि पंडित जी के मित्र का गांव अभी काफ़ी दूर था। साथ ही रात्रि हो चुकी थी, इसीलिए पंडित जी ने कहा, रात्रि होने वाली है, पूरा दिन चले हैं, थकावट भी बहुत हो चुका है, इसीलिए आज की रात हम इसी मंदिर में रुक जाते हैं। भूख भी लगी है, सो भोजन भी कर लेंगे और थोड़ा विश्राम करके सुबह फिर से प्रस्थान करेंगे। तभी महाकाल ने जवाब दिया कि ठीक है, लेकिन मुझे इस गांव में किसी व्यक्ति को कुछ सामान देना है, मैं देकर आता हूँ। तब तक तुम भोजन कर लो, मैं बाद में खा लूँगा। ऐसा कहकर महाकाल वहाँ से चला गया। लेकिन उसके जाते ही कुछ देर बाद उस गांव में धुआं उठना शुरू हो गया और धीरे धीरे पूरे गांव में आग लग गई। पंडित जी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने मन ही मन सोचा कि जहाँ भी ये महाकाल जाता है, वहाँ किसी न किसी तरह से कोई न कोई हानि हो जाती है, जरूर कुछ गड़बड़ है। लेकिन उसने महाकाल से रात्रि में इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। सुबह दोनों ने फिर से अपने अपने गंतव्य की ओर चलना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद एक और गांव आया और महाकाल ने फिर से पंडित जी से कहा कि पंडित जी आप आगे चलें, मुझे इस गांव में कुछ काम है, मैं आपसे आगे मिलता हूँ। इतना कहकर महाकाल जाने लगा। लेकिन इस बार पंडित जी आगे नहीं बढ़े, बल्कि खड़े होकर महाकाल को देखते रहे कि वह कहाँ जाता है और क्या करता है। तभी लोगों की आवाज़ सुनाई देने लगी कि एक आदमी को सांप ने डस लिया है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। ठीक उसी समय महाकाल फिर से पंडित जी के पास आ पहुंचा। लेकिन इस बार पंडित जी को सहन न हुआ। उसने महाकाल से पूछ लिया कि तुम जिस भी गांव में जाते हो, वहां कोई न कोई नुकसान हो जाता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर ऐसा क्यों होता है? महाकाल ने जवाब दिया, पंडित जी आप मुझे बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हैं, इसीलिए मैं आपके साथ चलने लगता हूँ, क्योंकि ज्ञानियों का संग हमेशा अच्छा होता है। लेकिन क्या सचमुच आप अभी तक नहीं समझे कि मैं कौन हूँ? तभी पंडित जी ने कहा, मैं समझ चुका हूँ, लेकिन कुछ शंका है। यदि आप ही अपना उपयुक्त परिचय दे दो तो मेरे लिए आसानी रहेगी। तभी महाकाल ने जवाब दिया कि मैं यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूँ जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। तभी पंडित जी को पहले से ही इसी बात की शंका थी। फिर भी महाकाल के मुख से ये बात सुनकर पंडित जी थोड़ा सा घबरा गए, लेकिन फिर हिम्मत करके पूछा कि अगर ऐसी बात है तो तुम सचमुच ही यमदूत हो, तो बताओ अगली मृत्यु किसकी है? तभी यमदूत ने जवाब दिया कि अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम बनोगे। तभी यह बात सुनकर पंडित जी ठिठक गए और बड़े
परेशानी में पड़ गए कि यदि वास्तव में ही महाकाल एक यमदूत है तो यह बात सही है और उसके कारण मेरे बचपन के सबसे घनिष्ठ मित्र की मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए बेहतर यही है कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं। कम से कम मैं तो उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। तभी महाकाल ने कहा, तुम जो सोच रहे हो वो भी मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे अपने मित्र से मिलने न जाने के विचार से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चय है और वह अगले कुछ ही क्षणों में घटित होने वाली है। महाकाल के मुख से यह बात सुनते ही पंडित जी को झटका सा लगा, क्योंकि महाकाल ने उसके मन की बात जान ली थी, जो कि किसी सामान्य व्यक्ति के लिए तो असंभव था। फलस्वरूप पंडित जी को विश्वास हो गया कि महाकाल सचमुच यमदूत है। इसीलिए वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण न बन सके, इसी से वह तुरंत पीछे मुड़ा और फिर से अपने गांव की तरफ लौटने लगा। परंतु जैसे ही वह पीछे मुड़ा, सामने से उसे उसका मित्र उसी की ओर तेजी से आता हुआ दिखाई दिया, जो कि पंडित को देखकर अत्यधिक प्रसन्न लग रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देख पंडित जी को ऐसा लगा कि जैसे उसका मित्र काफ़ी समय से उसके पीछे पीछे ही आ रहा था, लेकिन क्योंकि वह बचपन से ही गूंगा और एक पैर का अपाहिज था, इसीलिए न तो पंडित जी तक पहुंच पाया और न ही पंडित जी को आवाज़ देकर रोक पाया। लेकिन जैसे ही वह पंडित जी के पास पहुंचा, अचानक न जाने क्या हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। पंडित जी हक्का बक्का सा आश्चर्य भरी नज़रों से महाकाल की ओर देखने लगे और जैसे ही पूछ रहा हो कि आखिर हुआ क्या, उसके मित्र को महाकाल पंडित के मन की बात समझ गए और बोले, तुम्हारे मित्र पिछले गांव से ही तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा है, लेकिन तुम समझ ही न सके कि वह अपाहिज और गूंगा होने की वजह से तुम तक पहुंच ना सका। उसने अपनी सारी ताकत तुम तक पहुंचने में लगा दी और पूर्ण कोशिश की, परंतु वह तुम्हारे तक नहीं पहुंच सका। बुढ़ापे में बचपन जैसी शक्ति नहीं होती शरीर, इसीलिए हृदय घात की वजह से तुम्हारे मित्र की मृत्यु हो गई और उसकी वजह हो तुम, क्योंकि वह तुमसे मिलने हेतु तुम तक पहुंचने के लिए ही अपनी सीमाओं को लांघते हुए तुम्हारे पीछे पीछे भागता रहा। अब पंडित जी को पूरी तरह से विश्वास हो गया था कि महाकाल सचमुच ही यमदूत है और जीवों के प्राण हरण करना ही उसका काम है, क्योंकि पंडित जी एक ज्ञानी व्यक्ति थे और यह भी जानते थे कि मृत्यु पर किसी का और कोई बस नहीं चल सकता। तभी वह सभी को एक ना एक दिन मरना ही है, इसीलिए उसने जल्दी ही अपने आप को संभाल लिया। लेकिन सहसा ही उसके मन में अपनी स्वयं की मृत्यु के बारे में उत्सुकता हुई, इसीलिए महाकाल से उन्होंने पूछ ही लिया कि अगर मेरे मित्र की मृत्यु होनी ही थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे। महाकाल ने जवाब दिया, मैं तो सभी के साथ चलता हूँ और क्षण भर चलता रहता हूँ, केवल लोग मुझे पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के संदर्भ में सोचने और देखने का उनके पास समय ही नहीं है। पंडित जी ने आगे पूछा, तो क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी। महाकाल ने कहा, हालांकि किसी भी सामान्य जीव के लिए यह जानना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के संदर्भ में नहीं जानना चाहता, लेकिन तुम ज्ञानी व्यक्ति होते हो और मित्र की मृत्यु को जितनी आसानी से तुमने स्वीकार कर लिया है, उसे देखकर मुझे ये लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी व्यथित नहीं होगे। सो तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 माह बाद के ही दिन होगा, लेकिन किसी दूसरे राजा के राज्य में फांसी लगने से होगी। और आश्चर्य की बात तो यह है कि तुम स्वयं खुशी से फांसी को स्वीकार करोगे। इतना कहकर महाकाल जाने लगा, क्योंकि अब उसके पास पंडित जी के साथ चलने का कोई कारण नहीं था। पंडित जी ने अपने मित्र का यथास्थिति जो भी कर्मकांड संभव हो सका उसको किया उसने, और उसके बाद वह अपने गांव लौट गया। लेकिन कोई व्यक्ति चाहे जितना भी ज्ञानी क्यों न हो, अपनी मृत्यु को लेकर संदर्भ में व्यथित जरूर होता है और उस मृत्यु से बचने के लिए कुछ न कुछ तो अवश्य करता है। इसीलिए पंडित जी ने भी किया। क्योंकि पंडित जी एक विद्वान थे, इसीलिए
उनकी ख्याति उनके राजा तक की थी। सोचा कि राजा के पास तो कई ज्ञानी मंत्री होते हैं और उसकी इस मृत्यु की समस्या का भी समाधान अवश्य निकालेंगे। इसीलिए वह पंडित जी राजा के दरबार में जा पहुंचे और राजा को सारी बातें बता दी। तभी राजा ने पंडित जी की समस्याओं को अपने मंत्रियों के साथ बांटा और उसने सलाह मांगी। अंत में सभी ने एक एक करके सलाह दी, परंतु पंडित जी को किसी की भी बातें सही नहीं लगी। और जरूर उसकी मृत्यु 6 महीने बाद होगी, लेकिन मृत्यु तब तक होगी जब वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह किसी दूसरे राज्य में न जाए तो उसकी मृत्यु नहीं होगी। यह सलाह राजा को भी उपयुक्त लगी। इसीलिए उसने पंडित जी के लिए महल में ही रहने की व्यवस्था करवा दी। अब राजा की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति उस पंडित जी से मिलने नहीं आ सकता था, लेकिन स्वयं पंडित जी भी कहीं आ जा नहीं सकते थे। वह महल के कोने में ही पड़े रहते थे ताकि उसे ये ना लगे कि वह राजा कैद है। हालांकि वह स्वयं ही डर के मारे कहीं भी आते जाते नहीं थे। धीरे धीरे पंडित जी की मृत्यु का समय नज़दीक आता गया और अंत में वह दिन भी आ गया जिस दिन पंडित जी की मृत्यु का दिन निश्चय किया गया था। तभी पंडित जी को ध्यान आया कि आज के ही दिन मेरी मृत्यु निश्चय की गई है। उससे पिछली रात पंडित जी डर के मारे जल्दी से ही सो गए ताकि जल्दी जल्दी वह रात और अगला दिन बीत जाए और उसकी मृत्यु टल जाए। लेकिन स्वयं पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और इस बीमारी के कारण वह स्वयं ही भी नहीं जानता था। इसीलिए राजा या किसी और को भी इस बीमारी के बारे में कुछ भी पता नहीं था ताकि उस बीमारी का इलाज भी कराया जा सके। पंडित जी अपनी मृत्यु को लेकर बहुत ही चिंतित थे और उन्हें नींद में चलने की बीमारी का दौरा अक्सर पड़ता रहता था। जब ठीक से नींद नहीं आ रही होती है तो उसी रात पंडित जी को नींद में चलने का दौरा पड़ा और वह उठ कर राजा के महल से निकलकर अस्तबैल में आ गए। और वह राजा का खास मेहमान था, इसीलिए किसी भी पहरेदार ने उसे न रोका, किसी तरह की कोई पूछताछ नहीं की। अस्तबैल में पहुंचकर वह सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर नींद की बेहोशी में वह अपने राज्य की सीमा को पार करके दूसरे राज्य में चले गए। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के महल में जा पहुंची और संयोग से वह उस महल में भी किसी पहरेदार ने उसे नहीं रोका, ना पूछताछ किया, क्योंकि सभी लोग रात के अंतिम पहर चल रही थी और गहरी नींद में डूबे हुए थे। तभी पंडित जी सीधे राजा के शयन कक्ष में पहुंचे और रानी के एक ओर उस राज्य का राजा सो रहा था और दूसरी तरफ पंडित जी जाकर स्वयं लेट गए। सुबह हुई तो राजा ने पंडित जी को रानी के बगल में सोया हुआ पाया। राजा बहुत क्रोधित हुआ। पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया। पंडित को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वह दूसरे राज्य में सीधे कैसे आ पहुंचा, अभी राजा के शयन कक्ष में, लेकिन वहां उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। राजा ने पंडित को राज दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। कुछ समय बाद राजा का दरबार लगा, जहां राजा ने पंडित को देखा और देखते ही इतना क्रोधित हुआ, पंडित जी को फांसी पर चढ़ा दिया जाने का फरमान सुना दिया गया। फांसी की सजा सुनकर पंडित जी कांप गए। फिर भी हिम्मत करके उन्होंने राजा से कहा कि मैं नहीं जानता कि मैं इस राज्य में कैसे पहुंचा। मैं तो यह भी नहीं जानता कि मैं आपके शयन कक्ष में कैसे पहुंचा और आपके राज्य में किसी भी पहरेदार ने मुझे क्यों नहीं रोका। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि आज के दिन मेरी मृत्यु निश्चय की गई है और मेरी मृत्यु होने जा रही है। राजा को यह बात थोड़ी सी अटपटी लगी। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज ही के दिन तुम्हारी मृत्यु निश्चय की गई है? तुम क्या कहना चाहते हो? राजा ने सभी सवालों के जवाब पिछले 6 महीने की पूरी कहानी बताकर दी। महाराज, मेरा क्या किसी भी सामान्य व्यक्ति का इतना साहस कैसे हो सकता है? तब राजा की उपस्थिति में राजा के ही कक्ष में रानी के बगल में सो जाएं, ये तो सरासर आत्महत्या ही होगी। मैं दूसरे राज्य से इस राज्य में आत्महत्या करने क्यों आऊँगा? राजा को पंडित की बात थोड़ी सही लगी, लेकिन राजा ने सोचा कि शायद वह पंडित अपनी मृत्यु से बचने के लिए महाकाल और अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी का बहाना बना रहा है। इसीलिए उसने पंडित जी से कहा, यदि तुम्हारी
बात सत्य हुई तो आज तुम्हारा मृत्यु का दिन है। जैसे ही महाकाल ने तुमसे कहा है तो तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं बनूंगा। परंतु यदि तुम झूठ कह रहे हो तो निश्चय ही आज तुम्हारी मृत्यु निश्चय हो जाएगी। क्योंकि पड़ोसी राज्य का राजा उसका मित्र था, इसीलिए उसने तुरंत कुछ सिपाहियों के साथ दूसरे राज्य के राजा को पास भेजा और पंडित जी की सारी सत्यता का प्रणाम दिया। शाम तक भेजे गए सैनिक फिर से लौटे और उन्होंने आकर, महाराज, पंडित सो कह रहा है वह बात सच है। दूसरे राज्य के राजा ने पंडित जी को अपने महल में ही संपूर्ण व्यवस्था देकर रखी थी और पिछले 6 महीने से यह पंडित जी राजा के ही दरबार में मेहमान बनकर रह रहे थे। परंतु कल रात राजा स्वयं इससे अंतिम बार इनके शयन कक्ष में मिलने गए थे और इसके बाद ये इस राज्य में कैसे पहुंचा इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इसीलिए इस राज्य के राजा के अनुसार पंडित जी को फांसी की सजा दिया जाना उचित नहीं है। लेकिन अब राजा के लिए एक नई समस्या आ गई थी, क्योंकि उसने बिना पूरी बात जाने ही पंडित जी को फांसी की सजा सुना दी थी। इसीलिए अब यदि पंडित जी को फांसी न दिया जाए तो राजा के कथन का अपमान होगा। यदि राजा को फांसी दे दी जाएगी तो पंडित की बेवजह मृत्यु हो जाएगी। राजा ने अपनी इस समस्या का जिक्र अपने अन्य मंत्रियों से किया। तभी सभी मंत्रियों ने आपस में चर्चा करके सुझाव किया कि महाराज, आप पंडित जी को कच्चे सूत के एक धागे से फांसी लगवा दे। इससे आपके वचन का मान भी रह जाएगा और सूत के धागे से लगी फांसी से पंडित की मृत्यु भी नहीं होगी, जिसके कारण उसकी प्राण भी बच जाएगी। राजा को यह विचार उपयुक्त लगा। उसने ऐसा ही आदेश दिया। पंडित जी के लिए सूत के धागे का फांसी का फंदा तैयार किया गया और नियम अनुसार पंडित जी को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी खुश थे कि न तो पंडित मरेगा, न राजा का वचन झूठा होगा। पंडित को भी विश्वास था कि सूत के धागे से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, इसीलिए वह खुशी खुशी फांसी चढ़ने को तैयार हो गया, जैसे ही महाकाल ने उसे कहा था। लेकिन जैसे ही पंडित जी को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया था। पंडित जी के गले की नस कट चुकी थी और उस सूत के धागे से पंडित जी जमीन पर पड़े हुए तड़प रहे थे। हर धड़कन के साथ उसके गले से खून की फुहार निकल रही थी और देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में पंडित जी का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित होकर हक्के बक्के रहने लगे कि पंडित को मरते हुए देखते रहें। किसी को भी उनकी बातों पर विश्वास न हो रहा था कि एक कमजोर सा कांच के सूत से पंडित की मृत्यु हो सकती है। लेकिन घटना घट चुकी थी और नियति ने अपना काम कर दिया था। जो होना होता है वह होकर ही रहता है। हम चाहे जितनी भी सावधानियां बरत ले, जितने भी उपाय और यत्न कर ले, लेकिन जो घटना घटनी होती है वह घट के ही रहती है। घटना का सारा ताना बाना पहले से ही निश्चय रहता है। इसे हम रत्ती भर भी इधर से उधर नहीं कर सकते। इसीलिए ऐश्वर्य हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं देती, ताकि हम अपने जीवन में ज़्यादा बेहतर तरीका जी सके। यही बात उस पंडित पर भी लागू होती है। यदि पंडित ने महाकाल से अपनी मृत्यु के बारे में न पूछा होता तो अगले 6 महीने तक वह राजा के महल में कैद होकर डरा डरा सा नहीं रहता। जीने की बजाय ज़्यादा बेहतर जिंदगी जीता। प्रकृति ने जो कुछ भी दिया है, जैसा भी दिया है, सब कुछ किसी न किसी कारण से ही दिया है और उसे वैसा ही जीना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति, वस्तु या स्थिति का संबंध किसी न किसी घटना से घटित अवश्य होता है। उदाहरण के लिए पंडित की मृत्यु का संबंध उसके मित्र से था, क्योंकि यदि वह अपने मित्र से मिलने न जा रहा होता तो रास्ते में उसे महाकाल न मिलता और पंडित जी उससे अपनी मृत्यु के संबंधित सवाल को नहीं पूछते। जबकि पंडित जी अपने मित्र से मिलने न जाते और पंडित जी का मित्र बचपन से ही गूंगा और अपाहिज न होता तो उसकी मृत्यु भी नहीं होती। उस स्थिति में वह अपने मित्र को पीछे से आवाज़ देकर रोक सकता था, यानी बचपन से ही प्राकृतिक ने
जो अपंगता दी थी उसका संबंध उसकी मृत्यु से था। इसी तरह राजा को नींद में चलने की बीमारी हुई जिसका उन्हें खुद भी पता नहीं था। वह इस बात का जिक्र नहीं तो राजा से जरूर करते और राजा महल से उन्हें बाहर नहीं निकलने देता और निकलते भी तो पहरेदार उन्हें जरूर रोकते। पंडित जी नींद में उठकर कहीं न जा सके। हर घटना अपने सही समय पर निर्धारित थी, घटित थी। पहले से ही सारे बीज बो दिए जाते हैं जो अपने निश्चित समय पर अंकुरित होकर घटना घटित होने में अपना योगदान देते हैं। इसीलिए प्रकृति से लड़ने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमारे साथ क्या होना होता है, परंतु जैसे ही हमारा जन्म होता है उसी समय हमारी मृत्यु निश्चय कर दी जाती है। इसीलिए कहते हैं कि भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल पाता। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।